सर आवाज आ रहा है? हेलो। जी आ रही है, आवाज आ रही है। ये प्रदत्त जो विषय मुझे दिया गया है, मेघ के विविध प्रकारों के आलोक में विशिष्ट विचार। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज का जो प्रमुख विषय है शंकर शिक्षा यत्न की तरफ से जो मुख्य रूप से कादम्बरी के विषय में बहुत सारे इस साल में 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू वो जो व्याख्यान चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये जो विषय है मुझे दिया गया है, निमित्ता अध्याय के अंतर्गत है मेघ का विचार। उसमें कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम देखते हैं जो प्राचीन ग्रंथों में आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा नवीन प्राचीन के बारे में बात चल रही है, IKS है इत्यादि बहुत सारे विषय चल रहे हैं। तो उसी क्रम में अगर हम इस ग्रंथ को आधार करके माने तो कुछ मेरे इसमें भी अपने भी विचार है और कुछ जो आधुनिकता के भी विचार है, कुछ मैंने उसमें भी जोड़ने का प्रयास किया है। तो आप हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। कादम्बरी ग्रंथ एक जो उत्कृष्ट ग्रंथ है, जैसे कि हम जानते हैं उसमें केवल दृष्टि के नहीं, पर्यावरण से संबंधित जितने भी विषय है उन सब का समावेश उस ग्रंथ में किया गया है। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि मौसम विज्ञान है। हम देखते हैं आजकल जितने भी यंत्र इत्यादि के द्वारा हम मौसमों का पता करते हैं कि आज वृष्टि होगी या नहीं होगी इत्यादि बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत आजकल हम देखने को मिलता है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में और प्राचीन महर्षियों के तपोबल से इतने उत्कृष्ट ग्रंथों का अवलोकन किया गया, लिखा गया है, जिसको आज भी बहुत सारे समाज, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने इस ग्रंथ को पहली बार 2011-12 में इसका नाम सुना तो मुझे लगा कि ये शायद साहित्य का ग्रंथ होगा। लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा और तो गूढ़ तरह से जानने का प्रयास किया तो देखा तो ये तो आजकल जितने भी मॉडर्न साइंस के विभाग किए गए हैं, मौसम विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान इत्यादि विषय है, उन सब का समावेश ग्रंथ आचार्य ने श्लोक रूप में प्रतिपादित किया गया है। और मुख्य रूप से इस ग्रंथ की जो यहाँ पे श्रृंखला चल रही है, हम देखते हैं कि प्रति महीने के जो अंतिम में जो इसकी व्याख्यान चलता है उसमें अनेकों वक्ताओं के द्वारा इस ग्रंथ के बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, ऐसा भी हम देखने को मिलता है। परंतु इस जो प्रदत्त विषय है मेघ, इसमें कादम्बरी में मेघों के वैज्ञानिक तत्वों के जो प्रताड़न किया गया, जो विश्लेषण किया गया है, उसको भी हम इसमें आराम से क्रमशः देख सकते हैं। मेघ का गर्भ धारण कब होता है, कब वृष्टि करेगा, वो वृष्टि कैसी होगी, और उस दिशा इत्यादि बहुत सारे उदाहरण के द्वारा अभी हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि किस दिशा से क्या होगा इत्यादि विषयों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आधुनिकता में इस ग्रंथ की बहुत बड़ी उपयोगिता हम आजकल IKSC के हिसाब से मान सकते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी प्राचीन ग्रंथों को निकाला जा रहा है, अगर शंकर शिक्षा यत्न का उसमें सहयोग रहेगा तो आगे भी इस ग्रंथ के बारे में और IKS के लिए बहुत ज्यादा ये उपयोगी कारक ग्रंथ सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि आधुनिक विज्ञान के साथ साथ इसकी तुलना हम इसीलिए अभी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान है पूरे यंत्र इत्यादि द्वारा उसका साधन के द्वारा देखते हैं कि कैसे किस यंत्र के द्वारा हम वायु का पता करते हैं इत्यादि। लेकिन इस ग्रंथ में आचार्यों ने जो हमारे वास्तुशास्त्र के जो प्रयोग है, जैसे कि शकुन शास्त्र इत्यादि के द्वारा उसमें प्रमुख रूप से बताया गया है। जैसे कि हम प्राचीन ग्रंथों में केवल और केवल इस ग्रंथ का नहीं, बहुत सारे इस ग्रंथ में विवेचन किया गया, बहुत सारे विषय है। जैसे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विज्ञान और आध्यात्मिक का यह अनूठा संगम मिलता है। जैसे कि मैंने कुछ सुबह जो प्रवक्ताओं के द्वारा बताया गया था कि चातुर्मास इत्यादि का वर्णन हमने रामायण इत्यादि में सुना है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में बताते हैं जब भी वर्षा होती है तो वो किन के लिए अच्छी होती है और किन लोगों के लिए अच्छी नहीं होती है, किन लोगों को इस समय पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हम इस प्राकृतिक घटना जो इसमें बताई गई है उनके द्वारा भी हम इसमें देख सकते हैं। कादम्बिनी यह एक प्राकृतिक घटनाओं, विशेष रूप से बादलों, मौसमों से संबंधित गहन वैज्ञानिक अवलोकन का एक समाहित करती है। जैसे कि मैंने अभी पूर्व में बताया था, इस ग्रंथ में केवल मौसम और बादलों के विषय में भी नहीं है, मास में, किस महीने में कैसा बादल, किस दिशा में कैसे रंग का बादल, कहां पे वृष्टि करेगा इत्यादि बहुत गूढ़ तरह से इस ग्रंथ में अवलोकन किया गया, बताया गया आचार्य के द्वारा। यह हमें प्राचीन भारत में प्रकृति के प्रति गहन समझ की एक झलक प्रदान करती है। जैसे कि हम जानते हैं प्राचीन काल में यंत्र इत्यादि के द्वारा महर्षियों ने कितना गहन अध्ययन किया था, वो भी इस ग्रंथ में आचार्य ने प्रतिपादित किया गया है। और मुख्य रूप से आगे हम इसके लक्षणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो आज का जो प्रमुख विषय है, प्रदत्त विषय मुझे मेघ, तो मेघ हमारे समाज में क्या चलता है कि बादल आ गए तो उसको बोल देते कि बादल आ गए, लेकिन ऐसा नहीं, ग्रंथ में ग्रंथकार ने उसके अलग अलग नामों से डिफाइंड किया गया है। तो मेघ बनता कैसे है ये भी
हमारे जो अगर हम वेदांत इत्यादि के द्वारा में देखें तो उसमें भी उसके कई प्रकार के, कोई भी चीज अगर बनती है उसके पीछे कितने कारण होते हैं। तो यहाँ पे आचार्य ने क्या लिखा है, धूमाग्नि मरुबंधु नाम संघातो मेघ उच्यते, अर्थात कादम्बिनी ग्रंथ के निमित्त नामक अध्याय के मेघ नामक वर्णन में 39वां श्लोक है, आप देख सकते हैं। तो जो मेघ बनता है, मेघ अर्थात उसके बाद फिर वृष्टि करता है, तो किन किन चीजों से बनता है वो यहाँ पे लिखा हो गया है। धूम अर्थात धूम के द्वारा, धूम, अग्नि और वायु, इन तीनों का जो सम्मिश्रण है वही मेघ है। उसको हम और भी तरह से जानने का प्रयास करते हैं, वो मेघ कैसे होता है और सभी को हम क्या मेघ मान ले। तो यहाँ पे आचार्य ने अगले वाले ही उसी श्लोक के अंतिम पाद में बताया गया है, मेघ स्थिति चतुर्विधा, वो मेघ की 4 तरह की स्थिति होती है। तो कौन कौन सी होती है, तो एक होता है अभ्रह, दूसरा होता है बादल, जिसको हम हमारे समाज में अभी जो सामान्य सामाजिक लोग हैं वो उसको केवल जो आकाश में विद्यमान हमें बादल दिखते हैं उनको बादल ही कहते हैं, लेकिन उसकी अलग अलग स्थिति आचार्य ने बताई है। तो क्या कहते हैं, अभ्रह, अभ्र नामक बादल, फिर उसका ये दूसरा नाम बादल, फिर घन और घटा, ये उसकी आकृति है। 4 मुख्य रूप से उसका स्थिति, वो जब मेघ बनता है वर्षा से पहले जो इसकी स्थिति बनती है वो इस तरह से बन सकती है, और उसके 4 नाम आचार्यों ने यहाँ पे प्रतिपादित किए गए हैं। उसी रूप में आकृतियां जब हम देखते हैं मेघ की, तो किसको हम बादल कहें, किसको हम अभ्र कहें, किसको हम घटा कहें और किसको हम घन कहें, ये भी हमारे सामने एक चुनौती है, क्योंकि हम सब विद्यार्थी है, छात्र है, सब जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं कि अभ्र किसे कहेंगे, बादल किसे कहेंगे और घन क्या है, घटा है। क्योंकि सभी लोगों के, जहां तक मुझे लगता है कि जो हम सब नए लोग हैं, हमारे लिए नए, बिल्कुल नए शब्द है। हम एक चीज जानते हैं, केवल बादल। तो आकाश में जो, तो यहाँ कहते हैं अभ्रह, आचार्य कहते हैं अभ्रह नभः प्रसारित स्यात् घन खंडम च बार्दलम, घनस्तु प्रसृता खंडा अखंडा प्रसृता घनाः घटाः। अर्थात आकाश में जो विद्यमान, जो हमें सामान्य भाषा में हम बादल कहते हैं, वो जब एक समान प्रसारित होते हुए हमें दिखते हैं, तो आचार्य ने उसको अभ्र नामक संज्ञा दी है। अगर आकाश में वही बादल टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग स्थानों पे अगर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आचार्य ने उसकी संज्ञा बादल दी गई है। खंडों में ना होकर, और खंड है लेकिन अलग अलग जगहों पे, जैसे आप पूरब की ओर देख रहे तो वहां अलग खंड दिख रहे, पश्चिम में इत्यादि, चारों दिशाओं में किसी भी आपकी नजर जा रही है, वहां पर अगर खंड खंडों में अगर फैले हुए है तो उसको घन कहते हैं। खंड खंड ना होकर एकत्रित अगर हमें दिखाई देते हैं तो उसको घटा कहते हैं, ऐसा आचार्य का मत है। उसके कुछ चित्र भी मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप देख सकते हैं इन चित्रों के द्वारा भी। अगर हम प्रतिदिन आकाश का अवलोकन करें तो हमें इस तरह से आकृतियां बहुत सारी है, लेकिन आचार्य ने जैसा ग्रंथ में लिखा हुआ है उसी तरह से हमने यहाँ पे कुछ चित्र की, अर्थात उन आकृतियों को देखने का भी प्रयास किया है, और कुछ अपने आप भी कुछ मैंने अपने कैमरों से उनको कैचअप किया है कि ये ऐसे दिखते हैं, तो क्या इसका नाम ग्रंथ में ऐसा कहते हैं। जो मैंने अभी 4 आपको प्रकार बताए उनकी मैंने यहाँ पे आकृतियां ली गई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अब जो आकार है, आकार के रूप में जो हमने इन आकृतियों को देखा, जो मेघ के जो हमें देखने को मिले कि ये इस तरह का मेघ है, क्या ये वर्षा करेगा, तो आचार्य के द्वारा क्या कहते हैं, मेघ के द्वारा वृष्टि के भी 6 लक्षण बताए गए। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि हम कहते हैं कि बादल आ गए तो वृष्टि करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य का कथन है, अतिवातम च निर्वातम अत्युष्णम अतिशीतलम अत्यभ्रम च निरभ्रम च षड्विधम मेघ लक्षण। मेघ जब भी आता है, जो हमने जैसे पीछे आकृतियां देखी थी, अगर वो अधिक पवन उस वक्त चल रहा तो वो वृष्टि का लक्षण है, और पवन अगर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, जैसे उमस जैसी हो जाती है, बहुत समय हम सबको देखने को मिलता है, पर्यावरण में ऐसा हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, एकदम गर्म सा हो गया है, बिल्कुल वायु का न चलना भी ये वृष्टि का ही लक्षण है। उसके द्वारा, उस प्रकृति के द्वारा एक मेघ का आना होता है, और वही मेघ उस वक्त वर्षा करते हैं। और वातावरण अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, जैसे कि हम देखते हैं एकदम एक दिन में बढ़िया मौसम था कल, आज बिल्कुल गर्म सा हो गया है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तभी हमें, हमारे शास्त्रकारों ने कह रखा है कि वो भी एक वृष्टि का लक्षण है, अर्थात वो मेघ आने के बाद वहां पे जरूर उस समय पे वृष्टि हो सकता है, ऐसा आचार्य का वचन है।
और अधिक ठंड होना, एकदम से आज गर्म है कल एकदम से ठंड हो जाना, ये भी एक वृष्टि का लक्षण आचार्यों ने बताया गया है। ग्रंथकार कहते हैं यहाँ पे अत्यभ्रम। और अगर अब्र मतलब बादल, जैसे कि वो उसकी जो आकृति है, अगर बहुत ज्यादा अब्र हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो भी एक उस वृष्टि का एक लक्षण बताया गया है आचार्य के द्वारा। और आकाश अगर स्वच्छ है, बिल्कुल उसमें कोई बादल नहीं दिख रहा है, अब्र इत्यादि की स्थिति नहीं बन रही है, तो वो भी मेघ का एक लक्षण है, वृष्टि का एक लक्षण ही उसको भी बताया गया है। कुछ जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि केवल हम इसमें मेघ आएगा वृष्टि करेगा वही आचार्य ने नहीं प्रतिपादित किया गया। यहाँ पे मेघ के वर्ण और किस दिशा में वो मेघ रहेगा, उसकी क्या स्थिति होगी, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस चित्र, इस स्लाइड के माध्यम से मैंने यहाँ पे कुछ जो नीचे ग्रंथ फुटनोट भी दिया गया है, 60 और 66 तक श्लोक में लिखा गया है। अगर मेघ का वर्ण है केसर के जल के समान नीला काला मेघ हमें देखने को मिलता है, और वही मेघ दक्षिण से अग्नि कोण की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, तो अवश्य ही उसी स्थान पर वृष्टि होने का संकेत कहते हैं, ऐसा आचार्य का वचन है। और वही मेघ अगर नीला लाल पीला नीला होते हुए उत्तर की ओर जाता हुआ दिखता है, तो हमें सीधा सीधा सा कहना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो मेघ है अवश्य वृष्टि का कारण है, और अवश्य वृष्टि उस वक्त होती है। ऐसा हमें लोक समाज में भी दिखता है कि केवल ग्रंथकार नहीं, हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे पूर्वज लोग है, वो भी ये कहते हैं कि अगर उत्तर की ओर जाता हुआ मेघ दिखे तो ये सीधा से ज्यादा संकेत यह है कि ये वृष्टि का कारण होता है। और अगर दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर मेघ जाता हुआ दिखाई देता है, तो अवश्य कहना चाहिए कि वो मेघ वृष्टि नहीं करता है, ऐसा बताना चाहिए। परंतु अगर कुछ ऐसी स्थिति बन गई मासों पक्षों इत्यादि के द्वारा, तो अगर वो मेघ वृष्टि करता है तो बहुत दिनों तक वो वृष्टि करता है, ऐसा आचार्य का वचन है। और पश्चिम से मेघ अगर उत्तर दिशा वायव्य कोण की और नैऋत्य कोण की ओर अगर जाता हुआ हमें दिखाई देता है, तो कभी भी वृष्टि नहीं हो सकती उस समय, ऐसा आचार्य जी कहते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर आते हुए मेघ जो दिखाई देता है वो अवश्य 10 दिनों तक वर्षा करता है, अर्थात ये बहुत दिनों तक वर्षा करने का संकेत होता है। अगर पश्चिम से पूरब की ओर मेघ अगर जा रहा है तो वो कई दिनों तक वृष्टि करता है, ऐसा आचार्य का वचन है। कुछ उदाहरणों के द्वारा, जैसे मैंने यहाँ पे केसर का जल, अगर आपको ऐसे है, बहुत सारे चित्र है लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही चित्र देने का प्रयास किया क्योंकि फिर यहाँ पे सारे चित्र एक जैसे ही हो जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर यहाँ पे जो जल का जो मैंने अभी शुरू में बताया था, केसर के जल के समान अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो अवश्य ही वहां पे वृष्टि का संकेत होगा, ऐसा कहना चाहिए। ये तो हमने कुछ दिशाओं के द्वारा, कुछ कलर के द्वारा वृष्टि होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने दिन तक होगा, अगर नहीं होगा तो उसका क्या लक्षण है, वो कुछ विषय हमने अभी जानने के इन स्लाइडों के माध्यम से जानने का प्रयास किया। कुछ विशेष वस्तुएं, जैसे कि हमें बहुत सारे यहाँ पे इस जो ग्रंथ में जब मैंने पढ़ रहा था इसमें बहुत सारे अर्थात जो नंदी के जैसा, भैंसे के जैसा इत्यादि, उन सबको मैंने यहाँ पे कुछ लेने का प्रयास किया है उन चित्रों के माध्यम से। लेकिन कुछ कुछ विषय को मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूंगा, आप इसमें देख सकते हैं। तुल पुंजानि भामेगा वायुत्तरयो यदि वेगादायते नूनम यामिष्टो वसु वर्षति। अर्थात अगर रुई के समान मेघ में सफेद बिल्कुल जैसे रुई होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर उस तरह की आकृति जैसे रुई होता है, बिल्कुल स्वच्छ मेघ हमें देखने को मिलता है, तो वो मेघ वायव्य से उत्तर की ओर अगर जाते हुए दिखता है, वायव्य दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए अगर दिखाई देता है, तो अवश्य ही कहना चाहिए कि जो मेघ है बहुत अधिक वर्षा करने वाला होगा, और ज्यादा नहीं 8 प्रहर तो कंटिन्यू वो वर्षा करने का भी यहाँ पे संकेत आचार्य के द्वारा बताया गया है। तुल पुंजानि भायाम्ये नैऋत्यो यदि आयाति तरी करका शीते वर्षा तो वर्षति। अर्थात रुई का, जैसे कि मैंने बताया, अगर रुई के समान श्वेत बादल दक्षिण से नैऋत्य की ओर जाते हुए दिखाई दे, परंतु कब? शीतकाल में। शीतकाल में अगर वो हमें दिखाई दे तो अवश्य ही समझना चाहिए कि वो ओले बरसाने वाले
होंगे वो जो बादल है अवश्य ही ओलों के साथ वृष्टि करते हैं। दूसरा है तमाल अंजनीलाब्जा प्रभा मौक्तिक रोप्यभाः गर्भे जलचराकारा वारिदा बहु वारिदाः। अर्थात तमाल जैसे कि पत्र होता है, और अंजन और नील कमल की आभा वाले, पुनः मोती चांदी की जैसी आभा अगर देखने को मिल रही है, ऐसे भी अगर हमें मेघ का वर्ण दिख रहा है तो अवश्य ही कहना चाहिए कि वो जो मेघ है अवश्य वो वृष्टि करते हैं, ऐसा आचार्य का वचन है। जैसे कि हम यहाँ पे अगली वाले जो कुछ कुछ जैसे मैं शुरू में बताया था कि कुछ कुछ मैंने जो उदाहरण है वो आधुनिक में जब हम इन सब चीजों की किसी से बात करते हैं तो आपके ग्रंथों में ऐसा है तो आप इस ऐसा नहीं दिखाते हैं, तो कुछ कुछ उदाहरणों को मैंने आधुनिक विज्ञान से भी लिया गया है, जो यहाँ पे आप देखते हैं आधुनिक जो कारण है वो किस तरह से मेघ को बनाते हैं। तो संघन मेघ, विरल मेघ और गर्जनशील मेघ, जिसको आगे अभी बताएंगे। यहाँ पे भी यहाँ इस ग्रंथ में भी नाग, पर्वत, वृष और अर्बुद, ये भी मेघ की जो 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं वो भी इसी संबंधित से, इनका जो फल हम जब हम करते हैं तो मेघ, संघन मेघ, विरल मेघ इत्यादि जैसे ही उनका आकृति है, लेकिन आधुनिक में उनको क्या कहते हैं तो कहते हैं कि संघन मेघ। संघन मेघ क्या करते हैं, भारी वर्षा लाने वाले होते हैं और जो बहुत ज्यादा वो भारी बारिश करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कई जगह पे इतनी तेज बारिश हो जाती है कि कई महीनों तक वो सब चीजें उस बारिश के चलते उभर नहीं पाती, इतनी गहरी वहां पे वृष्टि होती है। तो आधुनिक का हिसाब से भी उनको संघन मेघ कहते हैं। हमारे जो ग्रंथों में क्या उसके अलग अलग नाम है, जैसे कि पुष्कर मेघ, अभी मैं बताऊंगा, आगे भी हम देखेंगे कुछ स्लाइडों के माध्यम से। उसका वही प्रतिरूप है, नाम केवल दूसरा है लेकिन स्थिति उसकी भी वही बताई गई। विरल मेघ किसे कहते हैं तो कहेंगे ऊंचे और हल्के बादल जो अक्सर मौसम में बदलाव का संकेत देते। कुछ बादल ऐसे होते हैं जहां हम रहते हैं उससे कुछ अवस्था में होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं, उनके भी अलग अलग नाम बताए गए आधुनिक शास्त्र के हिसाब से। और हमारे जो कादम्बरी नामक मुख्य ग्रंथ में, जो भी मुख्य रूप से मौसम विज्ञान का ग्रंथ कहना चाहिए, मौसम से संबंधित उसमें सारे विषय प्रतिपादित किए गए हैं, उसमें विरल रूप मेघ भी वहां पे उसी की जाति का बताया गया। अगला है गर्जनशील मेघ किसे कहते हैं, जैसे कि बिजली और गड़गड़ाहट के साथ आने वाले जो तूफानी बादल है, जब देखते हैं हम जो बहुत सारी बिजली गड़गड़ाहट हो रही है और एकदम से तूफान आ रहा है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि तूफान रुक के कि वर्षा में परिवर्तित हो गया है, उसको गर्जनशील मेघ आधुनिक के हिसाब से भी कहते हैं। और हमारे हिसाब से क्या कहते हैं उनका नाम भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या कहते हैं उसका नाम। तो मुख्य रूप से ये जो आधुनिक के हिसाब से भी कुछ मैंने यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया है। कादम्बिनी बादलों के विभिन्न रूप उसके विशिष्ट गुणों का वर्णन करती है। कादम्बिनी जो ग्रंथ है मेघ के केवल एक रूप पे जाकर, एक दिशा में जाकर, एक वर्ण को लेकर ही चर्चा नहीं करता है, उसमें अनेक विषयों को ध्यान में रखे हुए उसके मौसम की जो भविष्यवाणी है वो हमारा जो शास्त्र है वो कहता है। उसके रंग, आकार और अपेक्षित मौसम प्रभाव के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम तिरुपति में रहते तो तिरुपति का मौसम की भविष्यवाणी अलग हो सकती है, दिल्ली में हम रहते तो दिल्ली का आकृति अलग बन सकती है मौसम की। उन सबको आधुनिक का हिसाब से जोड़ करके हम अगर हम प्रयास करें तो मुख्य रूप से कादम्बरी ग्रंथ में ही इसका प्रतिपादन मुख्य रूप से बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ विषय हमने जो अभी देखे थे उन्हीं सबका यहाँ पे मिश्रण मैंने किया गया है कि कादम्बरी का दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक का परिप्रेक्ष्य में उसका क्या प्रयोग है। जैसे हम सब अभी सुनते हैं, हम सब के लिए ये की चुनौती भी है कि जो IKS है, IKS में जितने भी हमारे प्राचीन विषय है उन्हीं सबको लिया गया है। इसका ये हमें सार समझ में आता है कि जो संस्कृत के जो छात्र है, अध्यापक है, उन सब का और ज्यादा इसमें कर्तव्य रोल होने वाला है। इसीलिए हमें अगर मौसम विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, उन लोगों से जुड़ने के लिए इस ग्रंथ को अवश्य उन सबके सामने, उन सबके सेमिनार्स के, वर्कशॉप इत्यादि के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से उनको बताना चाहिए कि जो भी विषय आप अभी बता रहे हैं वो हमारे ग्रंथों के साथ आप कंपेयरिंग करेंगे तो और भी ज्यादा हमारे ग्रंथों का समाज के सामने जो कहावतें हैं कि उत्तर की ओर जाता हुआ बादल अवश्य वृष्टि करता है इत्यादि विषय बहुत सारे हैं, तो हम उसको आधुनिकता में जोड़ सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे हम जानने का प्रयास जैसे कि हम कर रहे हैं कि ग्रंथ में बादलों के निर्माण को, जल की वाष्पीकरण और आकाश में कैसी स्थिति होती है। अगर आप पूरे ग्रंथ को देखेंगे तो आकाश में जब जल जब जाता है तो कैसी उसकी वाष्पीकरण प्रक्रिया कैसी कैसी होती है, पूरी प्रक्रिया क्रमशः आचार्य ने बताई गई। उसके संघनन की प्रक्रिया भी वर्णित करता है। वो
कण कितना ऊपर जाने के बाद कितने महीने बाद किस जगह पे वर्षा करेगा, वो सब पूरे रूप से उन्होंने वहां पे वर्णित किया गया है, जो कि हवा के द्वारा, जैसे कि हम जाए अगर हम तिरुपति में रह करके आज का बादल का अगर वो गर्भ धारण करता है तो कितने महीने बाद, तो परामिहिर ने भी अपने ग्रंथ में कह रखा है कि वो 9वें महीने में ही गर्भ धारण करेगा, लेकिन वर्षेगा कब, उसकी भी प्रक्रिया वहां पे आचार्य ने बता रखी। मुख्य रूप से इसमें जो इस ग्रंथ का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि इसे अक्सर दिव्य शक्तियों या प्राकृतिक चक्र के हिस्सों से भी देखा जाता है। जैसे कि अगर हम आधुनिकता के बारे में देखें तो वो बोलते हैं कि कोरी कल्पना है, लेकिन अगर हम उनके साथ इनको प्रमाण के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे तो हमारे ग्रंथों का भी बहुत ज्यादा उद्धार तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रंथ तो हमारा उद्धार करते हैं, लेकिन ग्रंथ को हम समाज के सामने लाने का भी एक प्रयास कर सकते हैं। और वही जो मेघ का जो निर्माण प्रक्रिया है, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, आधुनिक मौसम विज्ञान बताता है कि बादलों का निर्माण तब होता है जब जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर उठकर ठंडा होता है, जैसे कि हमारे ग्रंथकार बताते हैं, वो यहाँ पे आधुनिक कार भी बताते हैं, और धूल के कणों पर संगित होकर छोटी छोटी बूंद और बर्फ रूप क्रिस्टल अर्थात उसका निर्माण करता है, छोटी छोटी बूंदों के द्वारा उसको बरसाने का यहाँ पे प्रयास करता है। तो आचार्य ने यहाँ पे हमें कुछ विषय को भी प्रतिपादन किया गया, जैसे कि आप ये जो वाष्प प्रक्रिया है कैसे बनती है, ये चित्र के माध्यम से भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर सकते हैं। वर्षा और जल चक्र का कादम्बिनी में क्या वर्णन है आप देख सकते हैं। जैसे कि अब हम शुरू में ही बात कर रहे हैं कि अगर क्रमशः हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान को अलग ले लें, जो वृष्टि विज्ञान उसको अलग अलग करें, तो अगर हम ऐसे इसको डिफाइन करके पढ़ते हैं तो भी ये वाष्पीकरण जो सिद्धांत है वो भी हमारे इन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। तो वाष्पीकरण सिद्धांत क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि इकोसिस्टम हम देखते हैं कि जल ऊपर जाता है फिर वृष्टि करता है, फिर यहाँ बहुत समुद्र में इकट्ठा होता है, उसकी वाष्प क्रिया के द्वारा फिर ऊपर जाके फिर जल बरसता है। लेकिन अब मीठा बरसेगा कैसा बरसेगा वो भी हमारे शास्त्रकार कहते हैं यहाँ पे। तो वाष्पीकरण क्या है, समुद्र से जल का उठना, समुद्र से जल उठता है फिर वृष्टि करता है, ये वाष्पीकरण का सिद्धांत है आधुनिक। और बादलों का निर्माण, जैसे कि बादल कैसे बनते हैं मैंने शुरू में बता दिया था, धूम अग्नि इत्यादि के तत्वों के द्वारा बादलों का निर्माण होता है। और वर्षा, फिर जब बादल वो बन जाता है तो उसके द्वारा वो क्या होता है, फिर वर्षा करता है। लेकिन वर्षा का भी मैंने अभी बताया था कि वो कैसे वर्षा करेगा और किस किस क्षेत्र में क्या क्या करेगा इत्यादि विषय में कुछ पूर्व व्याख्यानों भी हमने सुने थे। और जो कंटिन्यू यहाँ पे अभी व्याख्यान चल रहा है सुबह से हम देख रहे हैं, उसमें भी कुछ आचार्यों ने बताया था कि वर्षा कैसी होती है, कैसे बूंद की होगी, तो वही वर्षा के प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। पृथ्वी पर जीवन देने वाले बूंद, जैसे कि अगर हम पानी ना हो तो ये पृथ्वी या कुछ भी नहीं संभव है, इसीलिए वर्षा का वाष्प क्रिया होती है। और नदियों में फिर जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है बूंद के रूप में, फिर नदियों में, फिर नदियों से समुद्र की ओर बढ़ता है, ऐसा यहाँ पे आचार्य जी बताते हैं। तो हमारे जो मुख्य रूप से कादम्बिनी में वर्षा को बादलों से निकलने वाले जल के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं जो पृथ्वी को जीवन प्रदान करता है, अगर वर्षा ही नहीं होगी तो हमारे किसान है, कोई भी किसान नहीं, केवल हम सब, कोई भी जीवित नहीं रह सकता अगर वर्षा नहीं होगी। तो उसका जो संतुलन है कैसा चलता है, कैसी उसकी वाष्पिक प्रक्रिया होगी, कब उसको क्या करना चाहिए, किस महीने में, जैसे अभी पूर्व वक्ता के द्वारा सुना गया था रोहिणी योग, तो रोहिणी योग इत्यादि के बारे में बहुत ग्रंथों में चर्चा हमें देखने को मिलती है। यही विवरण स्पष्ट रूप में जल चक्र के प्रारंभिक अवलोकन को हमें दर्शाता है। जैसे कि वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनता है, बादल से वो वर्षा होता है, वर्षा से वो फिर नदी इत्यादि द्वारा हम सब तक पहुंचता है। पृथ्वी से जल का ऊपर उठना, बादलों का निर्माण होना, फिर वर्षा के रूप में वापस आना, ये सब जितनी भी प्रक्रिया है ये सब हमारे वाष्प क्रिया के द्वारा होती है। और हमारे ग्रंथों में भी वास्तुकार, जैसे कि हम सब उसी के विद्यार्थी है, वास्तु में भी जितने भी ग्रंथ बताए गए हैं सभी में मुख्य रूप से वर्षा का, वृष्टि इत्यादि का विधान बताया गया है, कैसे कैसे होता है। आधुनिक लोग भी उसी को उसको मानते हैं। कुछ जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, उसकी जो मेघ की जो प्रक्रिया है अलग अलग होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पुष्करा वर्तमान, वहां पे हम मेघदूत इत्यादि में पढ़ते हैं। तो मेघों की जाति और उसका प्रभाव क्या होता है, तो पुष्कर नामक, जो तो यहाँ लिखा हुआ पुष्करावर्त संवर्ता द्रोणासुर मेघ जातया, ये जो कादम्बिनी नामक ग्रंथकार कहते हैं कि मेघ की मुख्य रूप से 4 प्रकार की जाति है। जाति इन द सेंस कि वो कैसे रूप में
जब वृष्टि करेगा तो उसका परिणाम क्या क्या होगा। तो पुष्कर नामक जाति का जो मेघ है वो प्रचंड वर्षा, जैसे मैंने अभी पूर्व स्लाइड में आपको बताया था कि वो उसी से संबंधित नाम है, लेकिन उसका नाम दूसरा रखा गया। प्रचंड वर्षा और तूफान का आना और अधिक जो बाढ़ का जो कारण होता है वो पुष्कर नामक जाति होती मेघ की, वो उस चीज को प्रक्रिया को बढ़ाता है। आवर्तक नामक जाति क्या करती है, मेघ की अधिक बाढ़ का जो कारण बनती है। जैसा कि नाम से भी हमें सबको विदित है कि आवर्तक बहुत तेजी से वो बाढ़ इत्यादि का कारण भी बनता है। ऐसा आवर्तक नामक जो मेघ है वो जाति बताया गया। संवर्तक विश्व के विनाशक बादल, विश्व में होने वाले प्रलय इत्यादि का जो कारण बनता है वो संवर्तक नामक है। जैसे कि प्रलय कारक, जब प्रलय होने वाला होगा, जैसे कि हम ग्रंथों में पढ़ेगा कि जब ये सृष्टि समाप्ति की ओर जाएगी तो 100 वर्ष तक कंटिन्यू बारिश रहेगी, तो वो जो बारिश उस वक्त होगी वो भी संवर्तक नामक मेघ की जाति के द्वारा बारिश की जाएगी और वही उसका मुख्य रूप से प्रदर्शन भी हम सबको जो उस वक्त रहेंगे, हो सकता है कुछ जैसे कि हमारा पुनराजन्म का वो सिद्धांत है, वहां पे देख सकते हैं, उस विषय में नहीं जाएंगे। और द्रोण नामक जाति है मध्यम वर्षा करने वाली, जिसके द्वारा जैसे कि अभी श्रावण मास है, अगर जिस क्षेत्र में जिस चीज की जरूरत है किसानों को, वहां पे रहने वाली प्रजाजन को, अगर वहां पे वो मध्यम वृष्टि करते हैं तो वो द्रोण नामक जाति का जो मेघ होता है वो होता है। कादम्बनी में बादलों को उसकी वर्षा प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कादम्बिनी नामक ग्रंथ में मुख्य रूप से बादलों की जो वर्षा की क्षमता कितनी होगी, आज तो हम नापते हैं, लेकिन उस वक्त भी हमारे आचार्यों ने नापने की प्रक्रिया बताई थी कि पुष्कर आएगा, पुष्कर मेघ के द्वारा अगर बारिश होगी तो कितनी होगी, द्रोण द्वारा होगी तो कितनी होगी, संवर्तक के द्वारा होगी तो कितनी होगी, आवर्तक के द्वारा कितनी होगी, वो सब जितनी भी प्रक्रिया थी वो आचार्यों ने हमें, ग्रंथकार ने हमें यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और यही वर्गीकरण बादलों के व्यवहार, उनके पारिस्थितिक प्रभाव इत्यादि का जो गहन हम अध्ययन करते हैं, वही हमारे इन मुख्य रूप से आज का जो विषय था हमारा, उसी में भी कुछ कुछ रूप मैंने आधुनिक सभी उनका क्या प्रयोजन है, कैसे हमें देखने को मिलते हैं, तो आप इस स्लाइड के माध्यम से भी देख सकते हैं। कादम्बिनी में गर्जन और बिजली को अक्सर इंद्रदेव की रथ की गर्जना, उनके वज्र के प्रहार के रूप में वर्णित किया गया है। जब हम पूरे ग्रंथ को पढ़ेंगे हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा, तो कहते हैं कि जो इंद्र की जो रथ की जो गर्जना है जब वो होती है तो ही वहां पे बिजली का भी गर्जन होता है, ऐसा बताते हैं। यह प्राकृतिक घटनाओं को समझने और उन्हें एक सांस्कृतिक संदर्भ देने का एक तरीका है, क्योंकि हम जो भारतीय है हम लोग अधिकतर इस चीज को मानते हैं ये कुछ ना कुछ ईश्वर की कृपा से या फिर ईश्वर की वजह से या फिर जो हमारे शकुन इत्यादि के द्वारा जितने भी यहाँ पे देखने को मिल रही है प्रक्रिया, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसा हमारे इसीलिए कहते हैं कि अक्सर इंद्र की रथ की गर्जना के कारण जो बिजली कड़कती है वो भी यहाँ पे कारण बताया गया। गर्जना मेघों के भीतर वायु के तीव्र संघर्षण से उत्पन्न ध्वनि। गर्जना किसे कहता है, जब मेघ आपस में टकराते हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत है। कहते हैं कि अगर जो दो मेघ, एक पूरब से आ रहा है एक उत्तर से आ रहा है, अगर आपस में टकरा रहे तो उसकी जो घर्षण होगी, जो आवाज होती है, उसको ही गर्जना कहते हैं। बिजली बादलों के बीच या बादलों के धरती के बीच विद्युत आवेश का निर्वहन करती है। जैसे कि जो विद्युतीकरण, जब एकदम से बिजली कड़कती है तो बादलों और धरती के बीच जो संघर्षण का जो विद्युत जो हम सिद्धांत देते हैं, विद्युत का जो सिद्धांत है, उसके द्वारा ही इन दोनों के बीच में वो उसका जो प्रतिरूप होता है वो बिजली कहते हैं, ऐसा बताते हैं। आधुनिक विज्ञान विद्युत आवेशों के असंतुलन और वायु के तेज से फैलने या सिकुड़ने में बिजली गर्जन की घटना की व्याख्यान करता है। इसीलिए हमारे घरों में देखेंगे होगा, अपने घरों के ऊपर एक बिजली रोध यंत्र लगाया जाता है कि अगर बिजली गिर रही तो साक्षात आपके घर पे ना गिरे। तो ये क्योंकि धरती का और बादलों का आपस में संबंध होने से वो भी एक प्रक्रिया बनती है। इस सब चीज को हम क्रमशः यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ और भी जैसे कि वैज्ञानिक, इसके वैज्ञानिक तत्व क्या है और आधुनिक मूल्यांकन क्या हो सकता है इसका, तो सूक्ष्म अवलोकन हम करेंगे। तो प्राचीन ऋषियों कवियों ने उपलब्ध सीमित साधनों के बावजूद प्रकृति का जो अत्यंत सूक्ष्म अवलोकन किया है उसको हम आधुनिक भाषा में सूक्ष्म अवलोकन कह सकते हैं। जल चक्र की समझ, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जल चक्र क्या है, वो नदी में इकट्ठा होता है, समुद्र तक जाता है, समुद्र में उसको वाष्प प्रक्रिया के द्वारा फिर वर्षा का साधन बनता है, तो उसी को जल प्रक्रिया जल चक्र ही कहते हैं। जल चक्र और बादल निर्माण का जो बुनियादी प्रक्रिया है उसकी भी एक गहरी समझ
हमें जानना चाहिए कि हमारे ग्रंथों में वो क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या बताया गया है। इन सबको हम आराम से जान सकते हैं इस ग्रंथ के द्वारा। और मेघों का वर्गीकरण, जैसे कि मैंने बताया, मेघ की अलग अलग जातियां, मेघों के अलग अलग ठहराव, आकाश में दिखने वाले वो मेघ के स्वरूप, किस स्वरूप का मेघ होगा तो कहाँ पे वृष्टि करेगा, किस स्वरूप का किस दिशा से आता हुआ मेघ वृष्टि करेगा, किस रंग का मेघ कब वृष्टि करेगा, इत्यादि स्वादन भी हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। कादम्बनी में वर्णित वैज्ञानिक तत्व आधुनिक विज्ञान की तरह अनुभवजन्य डाटा और गणितीय मॉडलों पर आधारित नहीं है। ये हम सब के लिए एक प्रश्नकालिक चिन्ह, जैसे कि पूर्व वक्ता भी बता रहे थे कि हमें जो रिसर्च करना है उसको एक डेटा कलेक्शन करना हो कि अगर हमें चैत्र मास से प्रारंभ करते हैं तो अगले चैत्र मास तक एक वर्ष तक जो हमारे पास डेटा है कि वहां पे ऐसा आकृति बना था तो जल हुआ था, वृष्टि हुई थी, और अगर ऐसा स्थिति हुए थे तो वहां पे ये हुआ था, प्राकृतिक घटना हुई थी। इस तरह का जब तक हम डाटा कलेक्शन नहीं करेंगे तो हमारे ग्रंथों का भी जो अध्ययन है वो ग्रंथों में ही रह जाएगा। उसको आधुनिक विज्ञान से हमें उनको एक डेटा देना है कि ऐसी ऐसी स्थिति हमारे ग्रंथों में बताई गई है। फिर भी प्राकृतिक घटनाओं का गहन अवलोकन और समझ को दर्शाता है। जैसे कि मैंने बताया शुरू में, जो इसकी प्राकृतिक घटना है उस सब के द्वारा ही हमारे आचार्यों ने इसका अवलोकन किया था कि वो कई महीनों, सालों, हजारों वर्षों तक तपस्या तक एक ग्रंथ लिखते थे कि हाँ हमने इस महीने में ये अवलोकन किया। इन सब चीज का जो समझ है वो भी हम इस ग्रंथ के द्वारा माध्यम से जान सकते हैं। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में एक विकसित वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया थी और है और रहेगी, ऐसा हम सबका जो चिंतन है पहले के ग्रंथों में, उसको हमें आधुनिकता से जोड़ना होगा, क्योंकि आधुनिक समाज में भी हमें इसका प्रचार प्रसार करना होगा। इन सब चीजों का हमें इस कादम्बनी नामक मुख्य रूप से जो मौसम विज्ञान से संबंधित बुक है, किताब है, उसको अवश्य अवलोकन करना चाहिए। और पर्यावरण के लिए वो कैसे सतत हो सकती है, आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि प्राचीन विज्ञान की प्रासंगिकता और पर्यावरण संरक्षण इस ग्रंथ में क्या क्या बताया गया है। जैसे कि देखते हैं, कादम्बनी ग्रंथ प्रकृति के प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने में भी बहुत हमारा योगदान हमें देखने को मिलता है। उस ग्रंथकार जो मधुसूदन ओझा जी का इतना विशाल चिंतन है कि अगर हम उनको जीवनी को पढ़े तो बहुत विशाल है, लेकिन ग्रंथ को उन्होंने कैसे हम सबके सामने प्रस्तुत किया है वो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कितना उसमें समय लगता है। मौसम विज्ञान से संबंधित विषय क्या है, प्राकृतिक से क्या है, लेकिन यहाँ पे कादम्बिनी जैसे ग्रंथ में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और उसके चक्र को समझने पर जोर दिया गया है। जैसे कि हमने अभी कुछ जानने का प्रयास किया, का दृष्टिकोण आज के पर्यावरण संकट में विशेष रूप से प्रासंगिक है। जैसे कि अभी पूर्व सत्रों में भी हमें सुनने को मिला कि जब तक हम उसको आधुनिकता से, आधुनिक समाज के सामने नहीं प्रस्तुत करेंगे, समाज उसको जानने से अछूत रह जाएगा। इसीलिए हमें इन ग्रंथों को आधुनिक विषयों में, आधुनिक विद्यालयों में, आधुनिक छात्रों से भी हमें उसको बताना पड़ेगा। तो आज का जो पर्यावरण का संकट है हम सबको देखने को मिलता है, दिल्ली जैसी जगह पे भी, जहां पे कभी इतना अच्छा मौसम हुआ करता था, ये इतना अच्छा स्थिति वहां पे बनी हुई थी, क्योंकि महाभारत काल उसी के लिए लड़ाई हुआ। अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को अटैक किया और जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने भी अपने केंद्र दिल्ली को बनाया। इसका मतलब कुछ वहां पे था, इसीलिए सभी लोगों का वहां पे। लेकिन आज की स्थिति में हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सभी लोग कि दिल्ली की कितनी खराब स्थिति वहां पे पर्यावरण के हिसाब से हो चुकी है। पूरा गर्मी, पूरा एकदम ठंड हो जाता है। ये सब पर्यावरण के लिए हमारा जो ग्रंथ है बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। प्रकृति का सम्मान भी इस ग्रंथ में बताया गया। कैसे? प्राचीन ज्ञान हमें प्रकृति को जीवंत इकाई के रूप में देखने और उसका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। जैसे कि मौसम विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हमने अभी तक देखे हैं इस ग्रंथ में शुरू से लेकर अंतिम तक, उन सब का अगर हम सम्यक रूप से अगर अवलोकन करते हैं तो उसमें प्रकृति का मतलब हमारे घर के आसपास क्या क्या कैसा वेदर हमें क्रिएट करना है, क्या क्या चीजें, कौन कौन से पेड़ों को लगाना चाहिए, इत्यादि जितनी भी शैली है वो भी प्रकृति का एक सम्मान है। प्रकृति को हम उसको सम्मान के रूप में देखते हैं कि प्रकृति के द्वारा हम कितना उसको संरक्षित कर सकते हैं, वो भी एक हमें पर्यावरण संकट से बचा सकता है। दूसरा है सतत जीवन शैली। जैसे कि सतत जीवन शैली का मतलब है हमारा जो पर्यावरण में ही पानी को भी हम मानते हैं, उसी का ये ग्रुप है। लेकिन हम क्या करते, अगर रास्ते से जा रहे कहीं पानी गिर रहा है तो हम लोग इस समाज में रहने वाले लोगों को ये नहीं कि उसको जाकर के बंद करें। बालक राम जी ये सब जितने भी विषय है
ये पारिस्थितिक तंत्र में भी ये संकट के कारण हो सकते हैं पर्यावरण के लिए। और अंतिम जो मेरा निष्कर्ष है वही यही है इस ग्रंथ में। कादम्बिनी ग्रंथ प्रकृति के वैज्ञानिक अवलोकन का एक दर्पण है, जैसे कि हमने भी जानने का भी प्रयास किया, जो हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहराई से परिचित कराती है तथा वैज्ञानिक आधार पर मेघों का, मौसम संबंधित वैज्ञानिक तत्वों का गहन अवलोकन करता है। ऐसा भी ये जो ग्रंथ बहुत अद्भुत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि प्राचीन भारत में प्रकृति के प्रति कितनी गहन और सूक्ष्म दृष्टि थी। इसका काल जयी योगदान न केवल प्राचीन काल में बल्कि आधुनिक विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण की भी समझ है